Hello everyone. Today we are going to study the questions of sentence improvement of SSC CGS Main 2019, which is held on 11/18/2020. The questions of that topic on the remaining index I have already completed. You can go and check. Before starting this video, I want to say that my name is Tusargar and you are watching our channel VR Rock. Question number 1 is each one of them were wearing a face mask for protection. जब भी सेंटेंस each one of से चालू होता है तो सेंटेंस में हमेशा याद रखिए पहले नाउन जो यूज किया जाता है वो हमेशा ही प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है और जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ईच वन ऑफ के साथ अलावा भी जो है वो है एदर ऑफ, नेदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ एंड वन ऑफ। इन सबके साथ भी सेम कंडीशन लागू होती है। अब यहाँ पे देखिए आप ईच वन ऑफ के साथ जो डेम का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है और यहाँ पर जो लिखा हुआ प्लूरल नाउन है जो नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज किया गया है जो कि डेम यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर जो वर्ब वियरिंग लिखा हुआ है वर्ब जो है वो एक प्लूरल वर्ब है लेकिन जो वर्ब का यूज होना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए और वर्ब की जो सिंगुलर होती है वो होती है वाज जो कि ऑप्शन नंबर अपने वो बी के अंदर दी हुई है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज He is went to harm my reputation by false accusation। इसमें ध्यान रखिए जो went लिखा हुआ है उससे एक phrases है जो है went on doing something जिसका मतलब होता है किसी काम को करने पर तुला हुआ होना और went on का यहाँ पर देखेंगे कि went के साथ on का यूज किया गया है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप कि went के साथ to का यूज किया गया जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर on का यूज होना चाहिए। जो करेक्ट फ्रेज है वो है went on doing something जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी के अंदर यूज किया गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिलीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टेंजल्स योर टेस्ट वर्ड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेट के साथ बाद में जो वर्ब का यूज किया गया है वो हमेशा ही डेट से पहले आने वाले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है और जो नाउन है यहाँ पर वो टेस्ट है और टेस्ट जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है लेकिन यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया गया है वो एक प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सो यहाँ पर टेंजर के स्थान पर टेंजर्स का यूज होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर अपने को सी में दिया हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वुड नॉट ड्रीम टू राइज द प्राइस। यहाँ पे जो ड्रीम लिखा हुआ है उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है क्योंकि ड्रीम के साथ हमेशा ही ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि ड्रीम ऑफ समथिंग होता है जो एक फ्रेज है इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर टू की जगह पर हमको ऑफ का यूज करना है जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एंड यू नो दैट ऑफ के बाद हमेशा ही जीरेंट मतलब कि आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर राइसिंग के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he turned a deaf ear on the advice of his parents। जब भी हम turn a deaf ear का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर तो याद रखिए उसके साथ हमेशा ही टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इस फ्रेज को भी आप इस इडियम को आप याद कर सकते हैं turn a deaf ear to something मतलब कि किसी बात को सुनकर भी अनसुनी कर देना यह इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी ऑन प्रपोजिशन का यूज किया गया है लेकिन जो फ्रेज है उसके अंदर टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर अपने को ए के अंदर दिया हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी वाज स्माइलिंग बट लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग। इस क्वेश्चन का मीनिंग है वह स्माइल कर रही थी और यहाँ पे जो है बट लिखा हुआ है लेकिन वो प्लीज होती है हर चीज जो उसके पास है। प्लीज का मतलब है खुश है जो उसके पास है। यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं पहला तो ये वाला और दूसरा है जो ये वाला जो ये दोनों हैं वो एक प्रेजेंट सेंस के अंदर दिए हुए हैं लेकिन जो वट है वो एक अपोजिट कंडीशन को डिनोट करता है लेकिन दोनों प्रेजेंट सेंस में होने के कारण यहाँ पर जो बट का यूज किया गया है वो रॉन्ग है। यहाँ पर बट की जगह पर हमको एंड का यूज करना है और जो लुक्ड आएगा क्योंकि यहाँ पर लुक दिख नहीं रही है वो है ऑलरेडी वो खुश है इसलिए बताया गया है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Only one of these books belong to the school library। अब यहाँ पर देखिए जब भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है या फिर वन ऑफ का यूज किया जाता है तो उसके बाद हमेशा ही नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर दिस बुक लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है।
लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का यूज किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं जो बिलोंग लिखा हुआ है वो एक प्लूरल वर्ब है, जो कि रॉन्ग है। वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर बी के अंदर दी हुई है एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर दी हुई है। अब आप देखेंगे कि इसमें दिस बुक लिखा हुआ है जो कि प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके अंदर दिस बुक लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है। सो अपना आंसर डी ना होकर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन भी प्लूरल है और जो वर्ब का यूज किया गया वो सिंगुलर है, क्योंकि वन ऑफ के साथ वर्ब का यूज सिंगुलर किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जब अगर वन ऑफ का यूज हो तो उसके बाद नाउन प्लूरल है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। लेकिन अगर इन तीनों चीजों में से किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो उसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाता है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा वन के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऑफ से पहले आने वाले वन के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर था और इसलिए यहाँ पर प्लूरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम। यहाँ पर जो हैवी लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है जो कि एक पे के लिए आया है। और पे क्या है? पे एक वर्ब है। लेकिन एडजेक्टिव का यूज कभी भी एक वर्ब के लिए नहीं होता है। एडजेक्टिव का यूज हमेशा एक नाउन के लिए किया जाता है और वर्ब के लिए जो यूज किया जाता है वो हमेशा एक एडवर्ब होता है। और हैवी का जो एडवर्ब होता है वो हैवीली होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हैवीली लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी के अंदर लिखा हुआ है। डी के अंदर आप देखेंगे टू के बाद वर्ब की पेड का यूज किया गया है, लेकिन टू के बाद कभी पेड का यूज नहीं करना चाहिए। पेड का यूज करना गलत है। सो आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे टू के साथ बी का यूज किया गया जो कि राइट है, लेकिन बी के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन इस स्किल में जो पेइंग लिखा है वो एक आईएनजी फॉर्म में लिखा है जो कि रॉन्ग है। सो इसका आंसर सी भी नहीं है। और जो बाकी का बचा है बी, टू पे, जो एसेटिस यहाँ से लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर केवल एडजेक्टिव की मिस्टेक थी जो हमने यहाँ पर करेक्ट कर दी है। यहाँ पर हमको एडवर्ब का यूज करना था, ना कि एडजेक्टिव का। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन वांट यू। अब इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज नहीं किया गया। इससे पता लगता है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। और जो सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग दिया हुआ है वो अपना एक नेगेटिव दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है ना। अब देखिए जब भी सेंटेंस पॉजिटिव यूज दिया जाता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बना है। सो इस क्वेश्चन के अपने कोई एरर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म जो विल का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग के अंदर, जो हमेशा वांट की यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यू कैन सी दैट अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग जो है हमेशा पॉजिटिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया गया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले एचपी का यूज किया फिर सब्जेक्ट का यूज किया है। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके अंदर पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद एचपी या फिर मेन वर्ब का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो दोनों की उल्टी दी हुई है। पहले अपने को सब्जेक्ट का यूज करना है, जो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ऑल में सबका दिया हुआ है। लेकिन जो अपना सेंटेंस है वो डिड बताता है कि जो सेंटेंस है वो एक सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। और ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो किया है, लेकिन डिड का यूज जब भी किया जाता है जब नॉट का यूज किया जाए। यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया गया, सो द आंसर ऑफ दिस नॉट सी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्थो, इसके अंदर दे लगा लीजिए और ये आर है। ऑल्थो दे आर ट्यून्स, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन ईच अदर। यहाँ पर जो डिफरेंट लिखा हुआ है इसके साथ देन का यूज किया गया है ऐसे प्रोपोजिशन, लेकिन कभी भी डिफरेंट के साथ देन का यूज नहीं करते हैं। डिफरेंट के साथ हमेशा ही फ्रॉम का यूज किया जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी रन आउट ऑफ हर हाउस फ्रॉम फ्रिटनिंग। जो इसके अंदर अंडरलाइन पार्ट है वो फ्रॉम फ्रिटनिंग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रिटनिंग लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का यूज फ्रॉम के बाद किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम के बाद हमेशा नाउन का यूज करना है, क्योंकि वो प्रीपोजिशन है।
और प्रीपोजिशन में जो नाउन है वो एक फ्राइड होता है। अब फ्राइड में आप देखेंगे इससे पहले फ्रॉम का यूज किया गया और उससे पहले ना इन का यूज किया गया है। अब इसका हिंदी मीनिंग देखिए, जब वह बाहर आई घर से तो वो डरी हुई थी, वो डरी हुई थी तो इसका मतलब है वो इन फ्राइड का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम फ्राइड का। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू एडवाइस टू मी ऑन दिस मैटर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कैन यू एडवाइस मी लिखा, एडवाइस टू मी लिखा हुआ है। इसमें जो एडवाइस का यूज किया गया है वो एक नाउन है और कैन के बाद जो एडवाइस यूज करना चाहिए था वो अपने को मेन वर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहिए था। अब जो एडवाइस है वो नाउन है तो मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होता है ADVIS। यहाँ पर सी की जगह एस का यूज करते हैं तब वो वर्ब का करेक्ट यूज होता है, क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। लेकिन देखिए आप कैन जो मॉडल है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर ING फॉर्म का यूज किया गया, तो डी इसका आंसर नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कि बी के बाद टू लिखा हुआ है एडवाइस के बाद, लेकिन ध्यान रखिए जब भी एडवाइस का यूज ऐसे वर्ब किया जाए तो उसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का याद रखिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She was so tall to reach the top shelf। अब इसमें आप देखिए इसमें सो के साथ टू का यूज किया गया है, लेकिन याद रखिए सो के साथ कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता। सो के साथ या तो एस का यूज किया जाता है या फिर डेट का। अगर एस का यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और डेट का यूज करते हैं तो उसके बाद न्यू सेंटेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रीच द टॉप शेल्फ है, न्यू सेंटेंस तो नहीं है, ना ही न्यू क्लाउस है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेट का यूज तो कर दिया लेकिन अपने क्वेश्चन के अंदर तो न्यू सेंटेंस का यूज नहीं हुआ है। और आप इसको देखेंगे तो इसमें टू के साथ फोर का यूज किया है, लेकिन टू के साथ हमेशा ही टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी भी नहीं है। अब बचा क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। एंड आप देख सकते हैं जो टॉल है वो एक एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद इनफ टू का यूज किया जाता है, जो कि इस ऑप्शन में ऑलरेडी यूज किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विश आई नो हाउ टू प्ले द गिटार। जब भी सेंटेंस आई विश से स्टार्ट होता है तो याद रखिए हमेशा आई विश से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस या फिर विश से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अंदर यूज किया जाता है। और जो यहाँ पर नॉन लिखा हुआ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he has hardly some dear friends। यहाँ पे जो हार्डली लिखा हुआ है इसका मीनिंग तो आपको आता होगा, इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो। अगर इसका मीनिंग ऑलमोस्ट नो होता है तो इसका मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अपने को एक नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम का यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही एनी का यूज किया जाता है, सम का यूज तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही किया जाता है। तो हमको यहाँ पर एनी का यूज करना है, क्योंकि जो सेंटेंस है वो अपना नेगेटिव है और जो एनी दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डू नॉट ओबे टू माय ऑर्डर्स। जब भी सेंटेंस के अंदर ओबे का यूज किया जाता है तो याद रखिए उसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमको टू का यूज नहीं करना था, और जो कि ऑप्शन नंबर ओनली डी के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ओबिंग का यूज नहीं करना है, क्योंकि डू डज जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, एंड ना ही उसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स यू वे। यहाँ पर जो अवेलेबल लिखा हुआ है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर आप देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। ये जो पार्ट दिया हुआ है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में आता है, लेकिन इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर योरसेल्फ का यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के साथ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और अवेलेबल के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। जो सारी कंडीशन है वो इस ऑप्शन नंबर डी के अंदर फुलफिल हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज कंडक्ट डज नॉट अकॉर्ड फॉर हिज नोबल प्रोफेशन। जब भी सेंटेंस के अंदर अकॉर्ड का यूज किया जाए तो याद रखिए
उसके साथ कभी भी फोर प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ हमेशा ही विथ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। So the answer of this question is option number B. Next question is she came home to meet I and my family. अब इस क्वेश्चन में देखिए जो I लिखा हुआ है वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन जो यहाँ पर मीट है वो एक वर्ब है, और वर्ब के बाद आप जानते हैं हमेशा ही एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। तो I का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो फैमिली लिखा हुआ है वो एक नाउन है, और माइंड क्या है, माइंड एक पॉसेसिव नाउन फॉर्म है, और जब भी पॉसेसिव नाउन फॉर्म का यूज करते हैं तो उसके बाद कभी भी नाउन का यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नाउन का यूज हुआ है, तो नाउन का यूज हुआ तो हम उससे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यूज करना है माइंड का, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर माइंड दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, I think she would be much more happier in her hometown. यहाँ पर much more happier जो लिखा हुआ है वो एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, मतलब कि इस सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ किया गया है, जो कि रॉन्ग है। कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर नहीं है, और जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उसके अंदर भी डबल कंपैरेटिव बना दिया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, और जो भी सिंगल डिग्री का यूज किया गया है ये इसका आंसर हो सकता है। अब डी देखेंगे तो इसमें जो लिखा हुआ है वो एक सुपरलेटिव डिग्री के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अपने को जो क्वेश्चन में चाहिए वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, But for his valor they would have been defeated. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो वैलोर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है वीरता, और यहाँ पर जो वट फॉर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है विदाउट। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग है बिना वीरता के वे लोग हार जाते हैं, मतलब वो जीत तो गए हैं लेकिन क्योंकि वो किसके कारण जीते हैं, वो वीरता के कारण जीते हैं। यही सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर उनके पास वीरता नहीं होते तो वो हार जाते, लेकिन फिलहाल वो जीत गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बट फोर का यूज विदाउट के लिए किया गया वो एकदम करेक्ट है, और देयर का यूज दे के लिया है वो भी एकदम करेक्ट है। तो दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अपने जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन इस डेट के थे, जो कि 22 क्वेश्चन थे, मैं आपको उनको अच्छे से समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो उसको आप मुझको बताइए, मैं उसको आप कमेंट में अच्छे से फिर से समझाऊंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनको पढ़ने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।